अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे, अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, मेरे कुछ एजुकेटेड पेशेंट्स भी होते हैं कि जो एक सवाल करते हैं, और मेरे जो कन्वेंशनल मेडिसिन वाले भाई हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी ये सवाल उठाते हैं कि डॉक्टर साहब, आप लोग ये क्यों इतनी बड़ी बड़ी क्लेम्स करते रहते हैं कि हम एजोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी मेडिकल साइंस जो उनकी है उसमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर किसी को एजोस्पर्मिया हो जाए तो वो कैसे ठीक हो सकता है। देयर इज़ नो चांस। तो इस वीडियो में मैं आपको वो एक बुनियादी पॉइंट बताऊंगा कि जिसको हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 70% से ज़्यादा के एजोस्पर्मिया के केसेस उसके साथ ठीक हो जाते हैं। आज की वीडियो नहायत आम है मेरे BHMS DHMS के स्टूडेंट्स के लिए और नए डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि हमारे सीनियर डॉक्टर्स भी बाज़ ऐसे हैं पाकिस्तान में कि जो बेचारे ये बात कर कर के थक गए हैं, लेकिन कोई उन पर कान नहीं धरता, क्योंकि हम बिल्कुल ऐसे लोग बन गए हैं कि अगर हमें कुछ मालूमात हैं तो वो ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं जानता तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट की इलाज में बहुत कलीदी और बुनियादी किरदार रखते हैं वो पॉइंट्स। इस पर बात करेंगे व्यूअर, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, हैनिमन ने भी अपने मयाज़म के चैप्टर में यही बात की है कि यही वो अवामल होते हैं कि जो शिफा के अमल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी गुज़िश्ता 20 साल से इसी पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, यानी पेशेंट का मयाज़म। जो हमारी बुक्स हैं उसमें तो मयाज़म जो ज़्यादातर मतलब उन पर बात की गई है वो है सिफिलिस, सूरा, साइकोसिस, कैंसर, ट्यूबरकुलर, इन पर तो बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मयाज़म इससे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मेनली यही मयाज़म है, लेकिन अगर हम इसकी सब डिवीज़न देखना चाहें तो ऐसे केसेस भी हमारे एजोस्पर्मिया के ठीक हुए हैं, क्योंकि एजोस्पर्मिया पे डॉक्टर यही पूछते हैं मम्स तो नहीं हुए। अब सिर्फ मम्स नहीं है, मम्स क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है किसी बंदे को। और ये हमारे केसेस कुछ इसमें बहुत बेहतरीन अंदाज में उनके स्पर्म्स आना शुरू हुए एजोस्पर्मिया के केसेस में, कि उनको बचपन में सेवियर टाइफाइड हुआ था। ठीक है, जब सेवियर टाइफाइड हुआ था तो इधर उसकी मायाज़मेटिक रेमेडी कुछ और बनेगी। ठीक, कोई बच्चा है उसे बचपन में चीचक हुआ है और सेवेयर चीचक था, और उसके साथ उसका बड़ा हाई फाई बुखार जा रहा था, 103 104 बुखार जा रहा था। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट हुआ। कुछ बच्चों को बचपन में किसी भी बीमारी, कोई वायरल, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से उसे बड़ा हाई ग्रेड फीवर रहा हो, तो हम अपने हिस्ट्री में उस पॉइंट को जरूर उठाते हैं। से फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन की वजह से उसको हाई फाई बुखार आया, तो यहाँ उसकी रेमेडी स्ट्रेप्टोकोक्सिन और स्टेफिलोकोक्सिन बनेगी। इसके अलावा कोई और ऐसी बीमारी हो तो हमने अपने स्पेक्ट्रम को सिर्फ 3-4 जो मेजर मयाज़म्स हैं उस पर नहीं रखना। हम उसके पीछे भी हम जाते हैं एक सवाल करके कि अगर मम्स हुए तो ठीक है, मम्स नहीं हुए तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मेरे 400-500 केसेस में ये बात सामने आई कि टाइफाइड हुआ था। ठीक है, टाइफाइड हुआ था, तो टाइफाइड के लिए
हम उसको टाइफोडोनियम पर जाएंगे, टाइफोडोनियम पर हम जाएंगे और ये उसकी काजेशन होगी। यहाँ मेरे दोस्त एतराज करेंगे कि डॉक्टर साहब अभी तो इसको टाइफाइड नहीं है, लेकिन कॉजेशन वही थी। और ये फिर जो उसके जेनेटिक मटेरियल्स है उसको डिस्टर्ब कर जाते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और जो ऐसी रेमेडीज हैं जैसे एक्सरेज हो गया, एक्सरे ऐसा एक मेडिसिन है कि अगर ओलिगोस्पर्मिया है, एस्टीनोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया है और इसका एक अपना शेड्यूल होता है देने का, अगर उस शेड्यूल पर दे दी जाए एक्सरे तो ये जेनेटिक लेवल यानी डीएनए लेवल पर उसकी असलाह करता है और वो मसला ख़त्म हो जाता है। व्यूअर्स, यहाँ मैं आप लोगों का ज़्यादा टेक्निकल बातों में टाइम नहीं लूँगा। आप लोगों को चाहिए कि किसी कॉम्पिटेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपना सीमन एनालिसिस दिखाएं ताज़ा तरीन, और ऐसा किसी स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री से आप रिपोर्ट करवाएं जो अगर आपका एजोस्पर्मिया निकलता है तो वो उसको आखिर में क्रॉस चेक करने के लिए सेंट्रीफ्यूज करके भी टेस्ट आपको दिया करे कि आप कंफर्म हो जाएं कि एजोस्पर्मिया है या क्रिप्टोजूस्पर्मिया है। इस क्रिप्टोजूस्पर्मिया पर भी मेरी अलग सी वीडियो है, वो आप मेन प्ले लिस्ट में दे सकते हैं। एजोस्पर्मिया पर भी काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ हैं, मैन प्ले लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें आपको ये तमाम बीमारियों और इस पर मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। यहाँ कहने का मकसद ये है कि आप अपना सीमन एनालिसिस और एथेंटिक लेबॉर्ट्री का, दूसरे नंबर पर आपके LH, FSH और टेस्टोस्टेरोन लेवल के टेस्ट जो हैं वो आप किसी एथेंटिक लेबॉर्ट्री से कराया करें। तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका स्क्रूटल अल्ट्रासाउंड, ये भी आप करा लिया करें। उसके बाद मुझे पेशेंट से सिर्फ यही बात करनी है कि जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के सामने बैठें तो छोटा सा छोटा पॉइंट भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। आप डॉक्टर को बता दें, डॉक्टर ने पिक करना होगा तो वो उसको पिक कर लेगा। यानी मैं जो बात कर रहा हूँ प्राइमरी काजेशन, सेकेंडरी काजेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, यही चीज़ें हैं जो एजोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट को पॉसिबल बनाती है और इन्हीं पर हमने काम किया है। हमने कोई ऐसा नहीं किया कि हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हमारे पास 10-15 मेडिसिन हैं और वो हम हर एक को देते हैं और उनका एजोस्पर्मिया ट्रीट होता है। 2 एजोस्पर्मिया के पेशेंट के एक जैसी अद्वियात नहीं आती। तो इन पॉइंट को, ये एजुकेशन इनको होनी चाहिए, हमारे पेशेंट को भी, हमारे जो नए डॉक्टर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो खुदारा आप लोग पेशेंट के काजेशन पर जाएं कि कौन सा मायाज़म है, कहाँ पर बात अटकी हुई है। एक बंदा है उसके स्पर्म सही बन रहे हैं, क्वांटिटी भी सही है, क्वालिटी भी सही है, तो ये एजोस्पर्मिया, एस्टीनोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, टेरिटोस्पर्मिया, नेक्रोजूस्पर्मिया, क्रिप्टोजूस्पर्मिया, इन बेचारों को ये मसला क्यों हो जाता है? देयर इज डेफिनेटली a causation behind this problem. If you address that causation, your patient will be treated within no time. अगर हम इसको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे तो पेशेंट कभी भी ट्रीट नहीं होंगे और वही बात करेंगे जो कन्वेंशनल वाले या और स्कूल ऑफ थॉट्स वाले करते हैं कि एजोस्पर्मिया इज नॉट ट्रीटेबल। हम जो ट्रीटेबल की बात करते हैं, मैं अपने क्लिनिक में 20 साल से यही कोशिश और इसी रिसर्च में हम लगे हुए हैं। और इन्हीं पॉइंट पर जब हम एस्टीनोस्पर्मिया, ओलिगो एस्टीनोस्पर्मिया का इलाज करते हैं तो उनका काउंट 99.9% केसेस में बढ़ जाता है। एजोस्पर्मिया वाला टेक्निकल होता है, उसमें दवाई कैसे देनी है, किस ताकत में देनी है, कब दोहराई करनी है, किस तरह देनी है, ये तमाम पॉइंट रखने होते हैं जहन में। डाइट में क्या क्या वो ले सकता है, इसमें हमने फिर इंटरनेशनल रिसर्च को भी साथ में रखना होता है कि जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मस्ट है। विटामिन ई जो है जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। जिंक जो है ये जबरदस्त किस्म का स्पर्मेटोजेनेसिस में इमदाद करता है। तो वो डाइट हम उनको बताते हैं। कोई सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो चीज़ आपको फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स और नेचुरल तरीके से मिलते हैं वही आपका ये मसला रेक्टिफाई करेगा।
اس کے بعد ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے اسموکنگ ہو گئی، جیسے ڈرنکنگ ہو گئی، جیسے کوئی اور نشہ ہو گیا، تو یہ بھی اسپرم کوالٹی اور کوانٹٹی کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ تو پیشنٹ کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کٹ آف کر دیں۔ اس کے بعد ایسے لوگ جن کا لائف سٹائل بہت سیڈنٹری ہو، یعنی سہل پسندی والا ہو، تو ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیلی آپ جم نہ جا سکیں تو آپ صبح اور شام 45 منٹ 1 گھنٹہ واک کر لیا کریں تاکہ آپ کے میٹابولک فنکشن صحیح چلیں۔ یہ جتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایزوسپرمیا، اس کے لیے ہمیں کام بھی ہر ایسپیکٹ سے کرنا پڑتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ مایوس نہ ہوں، اللہ کے کام ہیں۔ کوئی بھی بیماری دنیا میں ایسے آئی نہیں ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے شفا رکھی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری لا علمی، ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم کہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ خدا را ان لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں، کوشش کریں تاکہ ان کا صحیح ڈائگنوس ہو، صحیح میڈیکیشن ہو، لائف سٹائل چینجز، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، نشہ چھوڑنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ آپ کریں گے تو الحمدللہ ہمیں رزلٹ ملے ہیں تو یہ کسی اور ڈاکٹر کو بھی مل سکتے ہیں۔ کوئی اس میں ایسا جادو والا کام نہیں ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اور کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن کم از کم آپ اپنے سرکل سے نکلیں۔ جو سرکل ہمارے ڈاکٹرز نے اپنے ارد گرد لگایا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، نہیں، ذرا اس سے باہر نکلیں، میازم کو واسٹ کریں، کسی بھی کازیٹیو ایلیمنٹ کو آپ جانے نہ دیں۔ تو انشاءاللہ اور امان اگر آپ یہ کریں گے تو پیشنٹ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔